नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं आर्यन टीवी नेशनल। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधान परिसर में बजट सत्र 2047 में 2026 और 27 के प्रदेश का 9.12 लाख करोड़ का बजट पेश किया है। वहीं उन्होंने कहा कि ये बजट महिलाओं की सुरक्षा, युवाओं की क्षमता, किसानों की खुशहाली और तकनीकी प्रगति को ध्यान में रखकर तैयार किया गया। छोटे और आपको बता दें, छोटे व्यवसायों के लिए 3,882 करोड़ आवंटित, जबकि लगभग 96 लाख व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए योजना बनाई गई है। 25 लाख युवाओं को एआई और डिजिटल तकनीक में प्रशिक्षण मिलेगा। अयोध्या और अन्य धार्मिक स्थलों का विकास भी मुख्य प्राथमिकता है। रखना 24 जनवरी 1950 को वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में मान्यता दी और हर भारतीय का दायित्व बनता है हम भारत के इन प्रतीकों को पूरी तरह सम्मान दें। हम कोई भी ऐसा कार्य न करें। मुझे आश्चर्य होता है, समाजवादी पार्टी के लोग गाजी के मेले का समर्थन करते हैं। ये गाजी कौन था? ये गाजी जो भारत की परंपरा और संस्कृति को रौंदने के लिए आया था। श्रावस्ती के तत्कालीन नरेश महाराज सुहेलदेव के नेतृत्व में हिंदू राजाओं ने उसको रौंद डाला। सम्मान महाराज सुहेलदेव को मिलना चाहिए था और ये मुझे आनंद की अनुभूति होती है कि हमारी डबल इंजन सरकार ने महाराज सुहेलदेव के नाम पर बहराइच की चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक बना दिया। यह हमारी सरकार को गौरव की अनुभूति होती है कि महाराज सुहेलदेव के नाम पर एकमात्र विश्वविद्यालय यह हमारी डबल इंजन की सरकार ने बनाया है। आजादी के बाद लोक माता अहिल्याबाई होलकर को सम्मान ये डबल इंजन की सरकार ने दिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लोक माता का एक भव्य प्रतिमा काशी विश्वनाथ धाम में स्थापित करवाई है। लेकिन गुमराह करना, असत्य वाचन करना और उसके माध्यम से गुमराह करने की जो प्रवृत्ति है समाजवादी पार्टी की, आज समाजवादी पार्टी लोक माता के नाम पर इसी प्रकार को गुमराह कर रही है। राम मंदिर का विरोध करते हैं, काशी विश्वनाथ धाम का विरोध करते हैं, क्या उस प्रकार के तत्वों को प्रश्रय देते हैं। ये प्रवृत्ति दिखाती है इनको भारत की आस्था के प्रति कोई सम्मान नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। जन्माष्टमी को रोकने का काम, कांवड़ यात्रा को रोक लगाने का काम, अयोध्या की 84 कोसी परिक्रमा हो या दीपोत्सव और रंगोत्सव के कार्यक्रम, यह प्रतिपक्ष से जुड़े हुए दलों ने अपने समय में इनको रोकने का काम किया था। कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में यहां तक कह दी थी कि राम और श्री कृष्ण ये दोनों मिथक हैं। समाजवादी पार्टी ने अपने समय में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, मंदिर निर्माण के मार्ग में बाधा पैदा करने के लिए अपने अधिवक्ता तैयार किए थे। लेकिन हम इस बात को कह सकते हैं कि हिंदुस्तान में भारत की आस्था को भी कैद करके नहीं रख सकता है और यतो धर्मस् ततो जय के भाव के साथ वह विजयी जरूर होगी और यही हुआ है। और आज अयोध्या में हम देख सकते हैं प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। आज देश और दुनिया आती है देखने के लिए, लाखों की संख्या में हर दिन श्रद्धालु आ रहा है, हर दिन आ रहा है, प्रफुल्लित होके जाता है। ये आस्था के केंद्र केवल आस्था के केंद्र नहीं है, ये वास्तव में राष्ट्र चेतना के केंद्र भी है। राष्ट्र की शाश्वत चेतना को एक ताकत मिलती है यहां से और वहां से हम लोगों ने आज इस कार्य को आगे बढ़ाया है। इन्हीं बातों को लेकर के हम लोग लगातार इन बातों को देखते हैं कि भारत की आत्मा के प्रति सम्मान का
तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं और शिकायतों को सुना। इस मौके पर नागरिकों ने अपने क्षेत्रीय और व्यक्तिगत मुद्दों को सीधे मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। कार्यक्रम में अधिकारियों ने सभी उपस्थित लोगों की समस्याओं का समाधान करने का आश्वासन दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता से संवाद के इस मंच को जारी रखने और उनकी समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर करने का निर्देश भी दिया। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर सीएम की पार्टी के माध्यम से प्रदेशवासियों को बजट 2026-27 की प्रमुख विशेषताओं से अवगत भी कराया। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि उत्तर प्रदेश का ये बजट नवाचार पर आधारित एक ऐतिहासिक बजट है, जो नवनिर्माण की 9 वर्षों की सतत गतिशील यात्रा को नई दिशा देगा। मुख्यमंत्री ने लिखा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में उद्यमशीलता, नवाचार और आधारभूत संरचना की सशक्त आधारशिला रखी है। ये बजट उसी मजबूत नींव की अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से सफल भविष्य का निर्माण भी करेगा। उन्होंने विश्वास जताया कि ये बजट प्रदेशवासियों की नई आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम भी बनेगा। तो वहीं आपको बताते चले, प्रदेशवासियों की पूर्ति का नया माध्यम ये बजट 2026-27 बनेगा। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते सीएम योगी आदित्यनाथ की पार्टी बजट 2026-27 यूपी का बजट नवाचार आधारित ऐतिहासिक बजट, 9 वर्षों की विकास यात्रा, सतत प्रगति पर बजट नव आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम बनेगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक लक्ष्य की ओर कदम, जहां स्टेट डेटा अथॉरिटी का होगा गठन। वहीं बजट में एआई और टेक्नोलॉजी का विशेष फोकस भी रखा गया है। वहीं एआई मिशन और एआई डेटा लैब की स्थापना की जाएगी। डेटा सेंटर क्लस्टर में यूपी बनेगा वैश्विक केंद्र। वहीं 25 लाख युवाओं को नई टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षण भी मिलेगा। एमएसएमई सेक्टर को मिलेगा बड़ा प्रोत्साहन। वहीं ओडीओपी और स्टार्टअप को भी इसके जरिए बढ़ावा मिलेगा। यूपी बन रहा है निवेश का प्रमुख डेस्टिनेशन। वहीं युवाओं के सपनों को भी मिल रहा आकार। युवाओं के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया। मंडल मुख्यालयों में स्पोर्ट्स कॉलेज की स्थापना, महिला उद्यमिता के लिए नई योजनाएं भी प्रस्तावित की गई हैं। महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना लागू होगी। बिना टैक्स बढ़ाए विकास की निरंतर रफ्तार। 9.12 लाख करोड़ का बजट जन कल्याण केंद्रित है। युवा, महिला, किसान, गरीब और आकांक्षाओं को मिलेगा बल। युवाओं से अपील, योजनाओं का लाभ उठाए। तो वहीं आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं, जहां 9.12 लाख करोड़ का बजट जन कल्याण पर केंद्रित होगा। युवा, महिला, विकास, गरीब की आकांक्षाओं को अब बल मिलेगा। युवाओं से अपील, योजनाओं का लाभ उठाएं। तो वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने आशा वर्कर्स की सुरक्षा और सुविधाओं का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि सीएचसी में उनके रहने की पूरी व्यवस्था है और सिक्योरिटी गार्ड अलग से तैनात किए गए। ब्रजेश पाठक ने बताया कि सरकार उनकी छुट्टी और दवाइयों का पूरा ध्यान रख रही है। उन्होंने कहा, सभी आशा वर्कर्स हमारे लिए परिवार की तरह हैं। विपक्ष सिर्फ आरोप लगा रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। पर आशा वर्कर का रहे का पूरा इंतजाम है और उनके लिए पूरी चिंता सुरक्षा की गई। रात में सिक्योरिटी गार्ड अलग से लगा हुआ था। और बता दें, जो मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है, मातृत्व अवकाश खातिर कहा गया है कि नहीं मिलता, मिल रहा है। और जब से यही सरकार आई भारतीय जनता पार्टी, तब से उनका छुट्टियों दे रहे हैं ना, पूरा उनका इंतजाम, दवाई का इंतजाम सब हम कह रहे हैं। और ये कागज में है, चाहे जाके पलट के देख लो। और कौन बात हो बताओ, वो कह दे रहे। आपने कौन सी बोली में बोला ये? अवधि में बोला आपने? तो सारे सदस्य अपना अपना बोला करें इसमें अपनी अपनी भाषा में। तो वहीं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में दावे और आपत्तियों का निस्तारण 26 मार्च 2026 तक चलेगा। अंतिम मतदाता सूची 10 अप्रैल 2026 को प्रकाशित होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिवणा ने बताया कि जिन लोगों के नाम सूची में नहीं है, उन्हें निर्वाचन कार्यालय से नोटिस भेजा जा रहा है। यूपी में दावों और आपत्तियों का निस्तारण तेजी से किया जा रहा है। कल तक 3.26 करोड़ लोगों को नोटिस भेजा गया, जिसमें 86 लाख मामलों का निस्तारण 15 फरवरी तक पूरा हो चुका है। प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है इस समय, क्योंकि बार बार आ रहा है ये। पहली बात तो कुछ लोगों को ये स्पष्टता नहीं है कि एसआईआर अभी हुआ नहीं। वो लोग कह रहे हैं एसआईआर हो गया।
भाई एसआईआर का तो गणना चरण ही हुआ है, दावा आपत्ति और नोटिस सुनवाई का तो चल ही रहा है पीरियड। दूसरी बात, कुछ लोग कह रहे हैं जब ड्राफ्ट पब्लिश कर दिया तो फॉर्म 7 बंद कर देना चाहिए। ये तो रूल्स और एक्ट के अनुसार है कि ड्राफ्ट का मतलब ड्राफ्ट तो किया सरकारी कर्मचारी अधिकारी ने, वो सही भी कर सकता है 100%, नहीं भी कर सकता है। ड्राफ्ट के बाद सारे लोगों को पता लगता है किसका नाम आया किसका नहीं आया, तो दावा और आपत्ति का पीरियड तो उसके बाद ही आएगा, हमेशा ही आता है, आगे भी, इस बार भी आएगा और आगे भी आएगा, और ये नियम सम्मत है, ये लॉजिकल है। यानी आप ये कहो कि एसआईआर में गणना चरण हो गया अब तो फॉर्म 7 बंद कर देना चाहिए, भाई गणना चरण तो बीएलओ ने किया है, हो सकता है आपका फॉर्म वो मिस कर गया हो सकता है फॉर्म डिजिटाइज करने में गलती हो गई हो। जब ड्राफ्ट पब्लिश हुआ, ट्रांसपेरेंसी आई, वोटर लिस्ट वेबसाइट पे आई, राजनीतिक दलों को मिली, तब लोगों ने उसमें से कमियां निकालनी शुरू की, किसका नाम है किसका नहीं है, किसकी एंट्री सही है किसकी एंट्री गलत है। तब एक राइट होना ही चाहिए हमेशा, और अभी भी है और आगे भी रहेगा, फॉर्म 6 और 7 और 8 भरने का। जो बात आपने दुरुपयोग की कही, उसमें फॉर्म 7 का एक सिस्टम ऐसा नहीं है कि फॉर्म 7 कोई भर दे और किसी का नाम कट जाएगा। फॉर्म 7 पहला तो ये है कि उसी विधानसभा का वोटर ही भर सकता है और कोई नहीं, और ये बताने के लिए कि वो भर रहा है उसको नाम देना, अपना एपिक कार्ड देना, जिससे सुनिश्चित हो जाए कि हाँ ये इसी विधानसभा का है, साइन करना है, उसमें भी वो डिक्लेरेशन है। तो वहीं सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में आम आदमी पार्टी ने स्थानीय समस्याओं को लेकर जोरदार पदयात्रा निकाली। वहीं पदयात्रा में पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और आप नेता इमरान लतीफ शामिल हुए। बेवा चौराहे से शुरू हुई ये पदयात्रा कन्या इंटर कॉलेज में समाप्त हुई। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक हाथों में झंडे और बैनर लेकर सड़कों पर उतरे। पदयात्रा के दौरान स्थानीय मुद्दों को उठाते हुए सरकार के खिलाफ आवाज भी बुलंद की गई। आज जो हमारे बौद्ध प्रांत के अध्यक्ष हैं इंजीनियर इमरान लतीफ साहब, उनके नेतृत्व में ये नफरत के खिलाफ और संविधान के पक्ष में ये पदयात्रा है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में पदयात्राएं कर रही है, रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो के मुद्दे पे, लेकिन कुछ स्थानीय मुद्दों पे भी हम लोग पदयात्राएं कर रहे हैं। जैसे विकास से जुड़े हुए कुछ सवाल थे तो चंदौली में पदयात्रा की, और इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने नफरत की फैक्ट्री बना दिया है। आपको याद होगा मुजफ्फरनगर कांड, उसके बाद बीजेपी का विस्तार पूरे उत्तर प्रदेश में हो गया, तो इसलिए डुमरियागंज में वो ऐसा प्रयोग करना चाह रहे हैं जिससे यहाँ का माहौल खराब हो, और यहाँ का माहौल खराब हो तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इसका फायदा उठा सके। ये काम हम लोग होने नहीं देंगे, और इसी उद्देश्य को लेके ये पदयात्रा है। हमारा बार बार कहना है तो वहीं बड़ी खबर सामने आ रही है, स्वामी अभिमुक्तेश्वर पर सियासी संग्राम जारी। अखिलेश ने फिर सीएम योगी पर बोला हमला। सीएम का फुल फॉर्म करप्ट माउथ। अखिलेश का यह बयान सामने आया जो हम शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ है। अखिलेश ने कहा, तो वहीं आपको बताते चले स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को लेकर प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि सीएम का फुल फॉर्म करप्ट माउथ है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार संतों और धार्मिक नेताओं के मामलों में दखल दे रही है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि उनकी पार्टी शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी नेताओं ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि विपक्ष बेवजह विवाद खड़ा कर रहा है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अब हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी को भी अपमानित कर रहे हैं। इसीलिए कई बार कहा मैंने कि जो पीड़ित है, दुखी है, अपमानित है, उसके साथ पीडीए और वही पीडीए है। इसलिए शंकराचार्य जी के साथ भी हम लोग हैं। और जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि शंकराचार्य शंका से परे होते हैं।
और हमारी संस्कृति, हमारा जो परंपरा रही है, अगर कोई भी गेरुआ वस्त्र और पीतांबर वस्त्र धारण कर लेता है, उसी समय हम उसको सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। दरअसल शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विस्तार से अपनी बात रखी। सीएम योगी ने उपाधि पर सवाल उठाए, संगम में शाही स्नान के दौरान हुए विवाद पर हमला बोला और इस बहाने विपक्ष को भी निशाने पर लिया। एग्जिट गेट है जहां से श्रद्धालु बाहर निकल रहा है स्नान करके, उस द्वार, उस पेंटून से, उस मार्ग से किसी को बाहर निकलने का कोई वो नहीं, क्योंकि उससे अंदर जाने का कोई प्रयास करता है तो एक नए स्टैम्पेड को जन्म देता है, वहां पे नए भगदड़ को जन्म देता है, श्रद्धालुओं के जीवन के साथ खिलवाड़ करता है। एक जिम्मेदार और मर्यादित व्यक्ति कभी इस प्रकार का आचरण नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। आपको पूछना है, सपा के लोग पूछें, लेकिन हम लोग मर्यादित लोग हैं, कानून का शासन पर विश्वास करते हैं, कानून का शासन पालन करना भी जानते हैं, पालन करवाना भी जानते हैं, दोनों चीजों को एक साथ लागू करवाना जानते हैं। शंकराचार्य का ये बवाल पूरा क्या है, शंकराचार्य विवाद और क्या है ये पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए हम दिखा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर संगम पर हंगामा, संगम नोज जा रही थी स्वामी, वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी, प्रशासन ने पैदल जाने का अनुरोध किया, पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई, पवित्र स्थान से रोकने का आरोप, वहीं 10 दिन तक अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, बिना संगम स्नान के लौटे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। तो ये है ये पूरा मामला जिसे लेकर अब सियासत गर्म होती नजर आ रही है, जहां बयान लगातार विरोधी पार्टियों की तरफ से आते नजर आ रहे हैं। वहीं मौनी अमावस्या पर संगम पर हंगामा, जहां पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की हुई। शंकराचार्य विवाद क्या है और क्या है ये पूरा मामला, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं, जहां पवित्र स्थान से रोकने का आरोप लगाया गया, 10 दिन तक अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, जहां इस मामले को लेकर लगातार राजनीति तेज होती नजर आ रही है। वहीं मौनी अमावस्या पर संगम पर यह हंगामा हुआ, संगम नोज जा रही थी स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की पालकी, जिसे रोका गया, वहीं प्रशासन ने पैदल जाने का उनसे अनुरोध किया, जिसे लेकर यह पूरा विवाद उठता हुआ, पुलिस और समर्थकों के बीच धक्का मुक्की भी हुई। तो वहीं शंकराचार्य विवाद और क्या है ये पूरा मामला, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए विस्तार से इस खबर को आपको दिखा रहे हैं, जहां 10 दिन तक अनशन पर बैठे स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद। तो वहीं एक और बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, जो कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी। कचहरी में धमकी के बाद सर्च ऑपरेशन, 3 दिन पहले भी आया था धमकी का ईमेल, यूपी के 18 जिलों की कचहरी को धमकी का ईमेल। वहीं आपको बताते चले, यूपी के कचहरी में बम धमकी मिलने से सुरक्षा जारी कर दिया गया है। लखनऊ की कचहरी में धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार ये पहला मामला नहीं है, दरअसल 3 दिन पहले भी कचहरी को धमकी वाला ईमेल मिला था। अब धमकी प्रदेश के 18 जिलों की कचहरी तक फैल गई है। पुलिस ने कचहरी में आने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। तो वहीं आपको बताते चले, लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली है ईमेल के जरिए। वहीं यूपी की कचहरी में बम धमकी मिलने से सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। लखनऊ की कचहरी में धमकी मिलने के बाद पुलिस ने तत्काल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। अधिकारियों के अनुसार यह पहला मामला नहीं है, दरअसल 3 दिन पहले भी कचहरी को धमकी वाला ईमेल मिला था। अब धमकी प्रदेश के 18 जिलों की कचहरी तक फैल गई है। पुलिस ने कचहरी में आने वाले लोगों की सुरक्षा बढ़ा दी है और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। तो मैं आपको दिखाते चले ये पूरा मामला, जहां लखनऊ से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पहले भी ऐसे धमकी भरे ईमेल लखनऊ, आजमगढ़, मेरठ, वाराणसी सहित
इन 4 जिलों में पहले भी ये ईमेल आ चुके। एक बार फिर मिली धमकी, जहां कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी मिली। आपको तस्वीरों के जरिए हम दिखा रहे हैं, जहां लखनऊ, आजमगढ़, वाराणसी और मेरठ में भी ये धमकियां मिल चुकी हैं और पुलिस सतर्कता से इसकी जांच भी कर रही है। साथ ही आपको बता दें, एक बार फिर मिली धमकी, लखनऊ की कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी, आजमगढ़ में भी बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, वहीं वाराणसी में भी बम से उड़ाने का मेल जो है दिया गया था। साथ ही मेरठ में भी कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। तो मैं आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां बम से उड़ाने की धमकी इन 4 शहरों को दी गई। एक बार फिर मिली धमकी, लखनऊ की कचहरी को बम से उड़ाने की धमकी। वहीं कचहरी में धमकी के बाद सर्च ऑपरेशन जारी है। 3 दिन पहले भी आया था धमकी का ईमेल। यूपी के 18 जिलों की कचहरी को धमकी भरा ईमेल। वहीं पुलिस के साथ बम स्क्वाड की टीम जांच में जुटी हुई है। कचहरी परिसर को कराया गया खाली और साथ ही जांच पड़ताल करती नजर आ रही है लगातार पुलिस। जहां आपको तस्वीरों के जरिए हमने दिखाया लखनऊ, आजमगढ़, मेरठ और वाराणसी की वो तस्वीरें, जहां धमकी भरे ईमेल, जहां लगातार पुलिस अब सर्च ऑपरेशन चला रही है, अलर्ट मोड पर है। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के भी तमाम इंतजाम किए गए हैं। आपको प्रशासन लगा इससे कोई भी हो रही है, देखिए क्या मामला बनता है। लेकिन भाई अगर सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो जब हुआ है कहीं से मामला बना हुआ तो लगा है। तो प्रशासन ने बताया कि कब उनको ईमेल मिली है ये सब चीजों का? प्रशासन सीधे सब बता रहे थे कहीं से उनको मामला मिला, ऐसे ऐसे बातें हैं। जैसे बनारस में हुआ, इसके कुछ दिन पहले बनारस में ऐसे मामले थे, करके सभी लोग जांच पड़ताल करके वो शुरू कर दिए। पब्लिक सुरक्षित हुई, प्रशासन सुरक्षित हो गए। इसी तरह यहाँ फवाह मिली है, प्रशासन लगा है। अगर मामला सुरक्षित हो जाएगा सबसे बेहतर है। भाई सबको अपने प्राण की सुरक्षा करने के लिए अधिकार है। आज हम लोग जब न्यायालय में आए तो पता चला है कि न्यायालय में कोई बम हो या किस तरीके का सूचना प्राप्त हुई है इंटेलिजेंस से। तो सभी अधिवक्ता और जितने मुवक्किल वगैरह हैं सब हम लोग बाहर आ गए हैं ताकि इस तरीके का सूचना मिले। बाकी गतिविधियां जो है आगे अंदर प्रशासन लगी है, देख रही है किस तरीके की गतिविधियां हो रही है। जैसे ही हम लोग कोर्ट परिसर में आए तो सीओ साहब द्वारा अवगत कराया गया कि यहाँ बम की अफवाह है और उसी के मद्देनजर पूरे बार को सूचना दी गई। सारे लोग जो है एक दूसरे को सहयोग करते हुए कचहरी परिसर को तुरंत खाली किए हैं और डाग स्क्वाड वगैरह बम निरोधक दस्ता अंदर से अपनी जाए। एक मेल प्राप्त हुआ था जिसमें इस धमकी का उल्लेख था और उस पर सूचना प्राप्त होते ही तुरंत पुलिस सक्रिय हुई और सघन चेकिंग अभियान इस दौरान चलाया गया। सुरक्षा की जो व्यवस्था थी उसको चाक चौबंद किया गया और किसी तरह की हड़कंप या उस तरह की चीजें नहीं रही और जो है इसमें कोई आपत्तिजनक चीज या कोई उस तरह की चीज अभी तक नहीं मिली। अभी चेकिंग जारी है ना बंद? उत्तर प्रदेश के बड़े 19 जिलों में बम से कोर्ट रूम को उड़ाने की धमकी लगातार मिल रही है, जिसका लेकर के लगातार जो पुलिस है वो सघन अभियान चला रही है। जिसके साथ साथ डॉग स्क्वाड की अगर बात की जाए, सभी पुलिसकर्मियों की बात की जाए या बीडीएस टीमों की बात की जाए, लगातार सभी लोग अभियान चला रहा है। जिसके बाद अगर बात की जाए, फिलहाल अभी अगर पुलिस की बात की जाए तो पुलिस इस पूरे मामले पर अभी अफवाह मान रही है। लेकिन अगर जिस तरीके से बात की जाए, लखनऊ, वाराणसी जैसे प्रमुख बड़े इलाके हैं जहां पर ऐसी धमकी भरे ईमेल्स आ रहे हैं, जिसको लेकर के लगातार पुलिस सघन अभियान चला रहा है। अब ऐसे में देखने वाली बात ये होती है, क्या ऐसे ईमेल्स सिर्फ धमकी भरे हैं या इनका कोई महत्व है। कैमरा सहयोगी राम सिंह के साथ अमन प्रधान, RNTV नेशनल, लखनऊ। प्रदेश के 18 जिलों की कचहरी को उड़ाने की धमकी भरा मेल आने से हड़कंप मच गया है। बात करूं अगर मेरठ की, तो मेरठ कचहरी को भी उड़ाने की धमकी का ईमेल प्राप्त हुआ है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन सजग हो गया है। जितने भी एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उन पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, CCTV से भी निगरानी की जा रही है। इसके अलावा जितने SDO हैं और SP हैं, SSP हैं, सभी निरीक्षण कर रहे हैं। इसी के अलावा संदिग्ध वस्तुओं पर निगाह बनाए हुए है पुलिस। इसके साथ जो वकील है उन्हें भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी संदिग्ध चीज दिखती है तो पुलिस को इत्तला करें। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 तारीख को मेरठ दौरा है, ऐसे में इस तरीके की ईमेल आना सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि सुरक्षा में कोई चूक नहीं है, पुलिसकर्मी लगा दिए गए हैं। एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री फोर्स हो, LIU हो या थाना पुलिस हो, सभी मौके पर है। आदित्य गुप्ता, RNTV, मेरठ। फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही। देखते रहिए RNTV नेशनल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।